हेलो बीएससी स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं देवेंद्र विश्वकर्मा और इस यूट्यूब चैनल पे मैं आप लोगों के लिए यहाँ पे जो बीएससी के मोस्ट इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं उन कॉन्सेप्ट का यहाँ पे आप लोगों को रिवीजन करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, बीएससी में सभी के 5 यूनिट्स होती है। अब 5 यूनिट्स में अलग अलग कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, हर यूनिट के सारे कॉन्सेप्ट्स को पढ़ना क्या है काफी मुश्किल हो जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक इजी वे में आप लोगों के लिए बीएससी के मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स जो होते हैं, ठीक है, मैं यहाँ पे नाम लिख दूंगा यूनिट का। जैसे इस यूनिट का नाम क्या है, बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स। ठीक है, बॉन्ड एंड बॉन्ड पैरामीटर्स जो है ये वैसे रिलेटेड है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से। इस यूनिट के जितने भी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स बन सकते हैं ना, चाहे वो इंडक्टिव इफेक्ट हो, चाहे मीसोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट हो, चाहे रेजोनेंस हो, चाहे इंक्लूजन कंपाउंड्स हो, समावेशन यौगिक जिनको कहा जाता है, क्लेथरेट वगैरह, संकुल ईथर वगैरह। ठीक है, इसके अलावा जो हम अलग अलग टाइप के रिएजेंट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे कार्बोकेटायन हो गया, कार्बोएनायन हो गया। ठीक है, तो जितने भी मेन कॉन्सेप्ट्स जो एग्जाम ओरिएंटेड कॉन्सेप्ट्स है, जो एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, उन सारे कॉन्सेप्ट्स को मैं यहाँ पे इजी वे में आप सभी लोगों को बताने वाला हूँ, ताकि आप लोगों की जो बीएससी एग्जाम से रिलेटेड हेल्प है वो की जा सके। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे यही यूनिट स्टार्ट करेंगे, आबंध एवं आबंधन के प्राचल। इस चीज में हम लोग सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या पढ़ने वाले हैं, प्रेरणिक प्रभाव के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है? देखो, हम लोगों को पता है कि जो सहसंयोजक बंध होता है ना, सहसंयोजक बंध दो प्रकार का होता है। एक बंध होता है ध्रुवीय, ध्रुवीय यानी कि पोलर बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड? पोलर। और एक होता है अध्रुवीय, अध्रुवीय, अध्रुवीय मतलब नॉन पोलर, नॉन पोलर। इस तरह से दो बॉन्ड्स हमारे पास कोवेलेंट बॉन्ड या सहसंयोजक बंध होते हैं। एक ध्रुवीय होता है और दूसरा क्या होता है, अध्रुवीय बंध होता है। अध्रुवीय बंध में क्या होता है, जैसे दो हाइड्रोजन आ गए, दोनों हाइड्रोजन ने एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करी, तो इन दोनों के बीच का जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, दोनों के बीच का जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है, वो दोनों के बिल्कुल कहाँ रहेगा, बीचों बीच रहेगा, बिल्कुल एकदम मध्य में रहेगा। ठीक है, लेकिन अध्रुवीय बंध में क्या होता है, जैसे मान लीजिए एक ले लिया हम लोगों ने हाइड्रोजन और एक ले लिया हम लोगों ने क्लोरीन। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो पहले एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा करेंगे, ठीक है, दोनों के बीच में एक एक इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होगी बॉन्ड बनाने के लिए। अब यहाँ क्या है कि क्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणता ज्यादा है, इस वजह से ये बॉन्ड के जो इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, उनको कौन अट्रैक्ट कर लेगा अपनी तरफ, क्लोरीन अट्रैक्ट कर लेगा। तो ये जो बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन पेयर है ना, ये दोनों के बीच में नहीं रह के कहाँ ज्यादा रहना पसंद करता है, क्लोरीन के पास रहना ज्यादा पसंद करता है। ठीक है, ये क्लोरीन की तरफ अट्रैक्टेड रहता है, जिससे क्या होता है, क्लोरीन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव आ जाता है यानी कि आंशिक ऋण आवेश आ जाता है, और हाइड्रोजन के ऊपर क्या आ जाता है, पार्शियल पॉजिटिव यानी कि आंशिक धनावेश आ जाता है। और इस तरह से दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रॉन युग्म है वो एक की साइड चला जाता है, जिससे यहाँ पे क्या हो जाता है, चार्ज प्रेरित हो जाता है। क्या हो जाता है, चार्ज यानी कि आवेश, यहाँ पे आंशिक आवेश क्या हो जाता है, प्रेरित हो जाता है, आंशिक ध्रुवणता प्रेरित हो जाती है। और इस आंशिक आवेश के प्रेरित होने को ही क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। ठीक है, प्रेरणिक प्रभाव। देखो, अब हम लोग यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर प्रेरणिक प्रभाव को देखेंगे कि कार्बन की चेन के अंदर किस तरह से प्रेरणिक प्रभाव लगता है। तो मैं यहाँ पे आपको एक सिंपल से एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लीजिए आपके पास कार्बन की एक चेन है पूरी, मान लीजिए कार्बन की आपके पास एक चेन है, और यहाँ पे अंत में आपने क्या जोड़ा हुआ है, मान लीजिए फ्लोरीन जोड़ा हुआ है। ठीक है, क्या जुड़ा हुआ है, यहाँ पे अंत में फ्लोरीन जुड़ा हुआ है। तो क्या होगा कि ये कार्बन और फ्लोरीन जो है ना, इनमें से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है, फ्लोरीन है। तो फ्लोरीन क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लेगा, यानी कि इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन किधर चले जाएंगे, फ्लोरीन की तरफ चले जाएंगे। तो यहाँ पे फ्लोरीन पे पार्शियल नेगेटिव और कार्बन पे क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव। अब कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इस फ्लोरीन की वजह से क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी, क्योंकि उसके ऊपर क्या आ गया, प्लस चार्ज। प्लस चार्ज आ गया तो वो इलेक्ट्रॉनों को इजीली अपनी तरफ खींच पाएगा इस सेकंड वाले कार्बन से।
तो यहाँ पे कार्बन जब इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा ना, तो बॉन्ड का जो इलेक्ट्रॉन पेयर को किधर शिफ्ट करने की कोशिश करेगा, इस कार्बन की तरफ। तो यहाँ पे और थोड़ा सा हल्का सा चार्ज आ जाएगा। इस तरह से इन दोनों कार्बन के बीच में भी क्या हो जाएगा, ध्रुवीकरण हो जाएगा, यानी कि यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, 3 कार्बन के बाद में ये जो होता है ना, लगभग नगण्य के बराबर हो जाता है। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे फ्लोरीन। फ्लोरीन क्या है, ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, तो उसने कार्बन और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड बना हुआ है ना, इसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच लिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचा ना, तो क्या हुआ कि यहाँ पे कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, तो कार्बन क्या करेगा, इसके पास वाले कार्बन से जो बॉन्ड बना हुआ है ना, उसके इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे इस कार्बन पे फिर और हल्का सा आंशिक क्या जाएगा, ऋणावेश आ जाएगा, और फिर यही काम इन दोनों के बीच में होगा। तो इस तरह से क्या हो रहा है, देखो प्रत्येक कार्बन के ऊपर यहाँ पे आवेश प्रेरित हो रहा है, और इस तरह से सहसंयोजक आबंध में 2 परमाणुओं की विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण, देखो दोनों परमाणुओं की विद्युत ऋणता में अंतर था, इसकी ज्यादा है इसकी कम है, तो विद्युत ऋणताओं में अंतर होने के कारण विभिन्न परमाणुओं के ऊपर आवेश का प्रेरित होना, इसी को क्या कहा जाता है, प्रेरणिक प्रभाव कहा जाता है। प्रेरणिक प्रभाव 2 प्रकार का होता है। दोनों प्रकार के प्रेरणिक प्रभाव को अब हम यहाँ पे डिटेल से समझेंगे। प्रेरणिक प्रभाव के 2 प्रकार होते हैं, अभी बताया मैंने आपको, एक तो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है, एक धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव होता है। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे अच्छे से ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव को समझेंगे। तो देखो, वही हम लोग पहले क्या ले लेते हैं, कार्बन की एक चेन ले लेते हैं। ठीक है, कार्बन की हम लोगों ने यहाँ पे चेन ले ली, और यहाँ पे अंत वाले कार्बन से मैंने मान लीजिए क्लोरीन जोड़ दिया। अब कार्बन और क्लोरीन में से ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन होता है, क्लोरीन होता है। क्लोरीन की विद्युत ऋणता ज्यादा होती है, तो ये क्या करेगा, इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को क्लोरीन अपनी तरफ खींच लेगा। अब क्लोरीन जब अपनी तरफ खींच लेगा, तो यहाँ पे तो आ जाएगा नेगेटिव, और इस कार्बन पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। अब इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉनों की क्या हो गई, कमी हो गई, क्योंकि इसके इलेक्ट्रॉनों को किसने खींच लिया, क्लोरीन ने खींच लिया। तो यहाँ पे ये जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है ना, इसको कौन सा कार्बन खींच लेगा, ये वाला। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट वाला कार्बन इस सेकंड वाले कार्बन से इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा। तो यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो यहाँ पे और हल्का सा क्या आ जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि इस पे इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाएगी। ठीक है, अब ये वाला इससे इलेक्ट्रॉन खींचेगा, यानी कि यहाँ पे और थोड़ा सा क्या हो जाएगा, पार्शियल पॉजिटिव आ जाएगा। अब इसके पास इतना पॉजिटिव नहीं है कि ये इससे इलेक्ट्रॉनों को खींच पाए। ठीक है, यानी कि यहाँ पे आने के बाद, तीसरे कार्बन पे आने के बाद में प्रेरणिक प्रभाव मतलब लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है, लगभग नगण्य के बराबर हो जाता है। तीसरे कार्बन के बाद में प्रेरणिक प्रभाव का इफेक्ट लगभग खत्म हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, यहाँ क्या हो रहा है, ये कार्बन की जो चेन है ना, कार्बन की चेन, यहाँ पे ये जो कार्बन चेन है, ठीक है, इस कार्बन चेन से इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे हैं, दूर जा रहे हैं, है ना। बाहर वाला जो है ना हमारा परमाणु, वो क्या कर रहा है, इस कार्बन की चेन के इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींच रहा है, यानी कि कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है। इलेक्ट्रॉन घनत्व क्या हो रहा है, कम हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स की डेंसिटी में कमी आ रही है। ठीक है, तो इस प्रकार के प्रभाव को हम क्या नाम देंगे, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव। ऐसा प्रेरणिक प्रभाव जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉनों के घनत्व को कम कर देता है, इलेक्ट्रॉनों की डेंसिटी को कम कर देता है, उसे क्या कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं। ठीक है, अब ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन कौन लगा सकते हैं, तो यहाँ पे मैं आपको सारे ग्रुप्स बता देता हूँ। देखो, कार्बन के साथ कौन कौन से ग्रुप्स जुड़े होंगे जो ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगा सकते हैं। तो देखो, अगर NO2 जुड़ा रहे तो ये भी माइनस आई इफेक्ट लगाता है। अगर Cl जुड़ा रहे, अगर Br जुड़ा रहे, अगर I जुड़ा रहे, अगर F जुड़ा रहे, ठीक है, हाइड्रोक्सी समूह हो या एल्कोक्सी ग्रुप हो, ठीक है, ईथर वगैरह में। उसके अतिरिक्त तो यहाँ पे कौन कौन हो सकता है, एक SO2R हो सकता है, COOH ग्रुप हो सकता है, CHO ग्रुप हो सकता है, C11OR ग्रुप हो सकता है, और उसके अलावा बेंजीन ग्रुप C6H5 यानी कि फेनिल ग्रुप हो सकता है। तो ये मेनली आपको याद रखना है। साइनाइड ग्रुप भी लगाता है माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये ग्रुप्स आपको मेनली याद रखने हैं, नाइट्रो ग्रुप, क्लोराइडो
सॉरी क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड, फ्लोराइड, उसके अलावा हाइड्रोक्सी, एल्कोक्सी, उसके अलावा SO2 R ग्रुप, COOH यानी कि कार्बोक्सिलिक ग्रुप, CHO यानी कि एल्डिहाइडिक ग्रुप, COR मतलब कीटोनिक ग्रुप, फेनिल ग्रुप, साइनाइड ग्रुप, नाइट्राइल या साइनाइड इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रुप्स होंगे ना, ये क्या करेंगे, हमारे कार्बन की जो चेन है उसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी में क्या कर देंगे, कमी कर देंगे, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज कर देंगे। इसलिए इन ग्रुप्स को हम लोग क्या बोलते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक ग्रुप कहते हैं, ऋणात्मक प्रेरणिक समूह कहते हैं। अब हम लोग यहाँ पे समझ लेते हैं धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव को, कि धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव क्या होता है। देखो, अभी हमने ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव में क्या देखा कि ऐसा प्रभाव जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को डिक्रीज करेगा, उसे हम लोग ऋणात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। ठीक है, तो इसका जस्ट अपोजिट, ऐसा प्रभाव जो कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ाएगा, यानी कि अपने खुद के इलेक्ट्रॉनों को कहां भेजेगा, कार्बन चेन की तरफ भेजेगा। ठीक है, यानी कि उसके पास इलेक्ट्रॉन्स सरप्लस में होने चाहिए, इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए, उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, इलेक्ट्रॉन्स भेजने के लिए उसके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होने चाहिए, ताकि वो अपने इलेक्ट्रॉनों को कहां भेज सके, कार्बन की चेन में, और कार्बन की चेन में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को बढ़ा सके। तो इस टाइप का जो प्रेरणिक प्रभाव होगा, इसे हम लोग क्या कहेंगे, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। जैसे हम लोग यहाँ पे सेम तरीके से कार्बन की चेन ले लेते हैं, कार्बन की चेन हम लोगों ने यहाँ पे ले ली। अब इसके बाद में मैंने यहाँ पे मान लीजिए एक ऐसा ग्रुप जोड़ दिया जिसमें ऑक्सीजन के ऊपर क्या है, माइनस। अब ऑक्सीजन के ऊपर अगर माइनस है ना, यानी कि इसके पास इलेक्ट्रॉन्स क्या है, सरप्लस है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसके पास, तो ये क्या कर सकता है, अपने इलेक्ट्रॉनों को कार्बन की चेन में क्या कर सकता है, इसे भेज सकता है। तो यहाँ पे कार्बन की चेन के अंदर क्या आएगा, पार्शियल नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, क्योंकि कार्बन के पास जितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए ना, उससे ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये ऑक्सीजन जब अपने इलेक्ट्रॉन भेजेगा तो यहाँ पे आएगा पार्शियल माइनस, यहाँ पे आएगा और थोड़ा सा पार्शियल माइनस, यहाँ पे और हल्का सा पार्शियल माइनस। और मैंने आपको क्या बताया, 3 कार्बन के बाद में जो इंडक्टिव इफेक्ट होता है, यानी कि जो प्रेरणिक प्रभाव होता है, वो लगभग क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है या नगण्य हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ कार्बन की चेन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या हो रही है, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है, यानी कि कार्बन की चेन की तरफ इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं। तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कहेंगे। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव कौन कौन से ग्रुप लगा सकते हैं, मान लीजिए आपके पास यहाँ कार्बन से कोई ग्रुप G जुड़ा हुआ है, तो G की जगह कौन कौन आ सकता है, ऑक्सीजन माइनस हो तो ये भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाएगा, COO माइनस हो तो ये भी धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाएगा। मान लीजिए कोई मिथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है या इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, CH2CH3, ठीक है, या फिर इस तरह का ग्रुप आ गया CH, अब इसके साथ 2 CH3 जुड़े हुए हैं, यानी कि आइसोप्रोपाइल ग्रुप, या फिर मान लीजिए इस तरह से C आ गया और इसके साथ में 3 CH3 ग्रुप जुड़े हुए हैं। ये सब क्या करेंगे, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को इंक्रीज करेंगे। धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव लगाने वाले ग्रुप्स बहुत थोड़े से ग्रुप होते हैं, ऑक्सीजन माइनस हो, COO माइनस हो, कार्बोक्सिलेट ग्रुप, उसके अलावा मिथाइल ग्रुप हो, इथाइल ग्रुप हो, आइसोप्रोपाइल ग्रुप हो, ठीक है, या टर्शियरी ब्यूटाइल ग्रुप हो। तो ये सारे जो ग्रुप्स होते हैं ना, ये कौन सा प्रभाव लगाते हैं, यहाँ पे प्लस आई प्रभाव लगाते हैं। आपको ग्रुप्स याद रखना है, अगर आप ग्रुप्स को याद रख लोगे ना, कौन सा समूह कौन सा प्रभाव लगाता है, तो आप इजीली उसको एक्सप्लेन कर सकते हो पूरे के पूरे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल को। अगला प्रभाव मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। अब इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव क्या होता है, देखो प्रेरणिक प्रभाव ऐसा प्रभाव था जो बिना किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में हो रहा था, यानी कि मॉलिक्यूल के अंदर ही हो रहा था। मॉलिक्यूल के अंदर ही आपके पास कार्बन की चेन थी और उसके साथ में ग्रुप जुड़ा हुआ था, वहीं पे आपके इलेक्ट्रॉन्स क्या हो रहे थे, डिस्प्लेस हो रहे थे, यानी कि एक जगह से दूसरी जगह जा रहे थे। लेकिन इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव में क्या होगा, हमें किसी बाहरी अभिकर्मक की आवश्यकता पड़ेगी। कैसे, समझते हैं। देखिए अगला प्रभाव जो मैं यहाँ पे बताने वाला हूँ वो कौन सा है, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव। इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव क्या होता है, सबसे पहली बात तो हमें इसके बारे में याद रखना है कि इसमें क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए। पाई बॉन्ड होना चाहिए यानी कि बहु आबंध होने चाहिए। बहु आबंध मतलब एक से ज्यादा बॉन्ड होने चाहिए। डबल बॉन्ड हो गया, ट्रिपल बॉन्ड हो गया, वहां पे क्या काम करेगा, इलेक्ट्रोमैरिक प्रभाव काम करेगा। ठीक है,
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव में क्या होना चाहिए, पाई बॉन्ड होना चाहिए, बहुआबंध होना चाहिए। इसके अलावा ये पाई बॉन्ड जो होता है ना, ये किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में ठीक है, की उपस्थिति में लगता है, ठीक है, उपस्थिति में लगता है। अब कैसे लगता है किसी बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में? देखो, बाहरी अभिकर्मक जो हमारे मॉलिक्यूल पे अटैक करने वाला है ना, उसकी कुछ ना कुछ क्या होगी, जरूरत होगी, और उस जरूरत को पूरा करने के लिए यहाँ पे कौन सा प्रभाव लगेगा अणु के अंदर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। चलिए देखिए कैसे लगेगा यहाँ पे। देखो, मान लो मेरे पास एक डबल बॉन्ड है कार्बन और कार्बन के बीच में, ठीक है, कार्बन और कार्बन के बीच में मेरे पास क्या है, यहाँ पे पाई बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, बाकी दो बॉन्ड्स का मुझे पता नहीं है, वो किसी से भी पूरे हो सकते हैं, ठीक है। इस पे अटैक किया, मान लीजिए यहाँ पे किसने, H+ ने अटैक किया। अब मुझे एक बात बताइए, H+ पे प्लस क्यों आया होगा, क्योंकि इसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो इसको इलेक्ट्रॉनों की जरूरत को क्या करना है, पूरा करना है। तो ये कार्बन और कार्बन क्या करेंगे, अपने बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को तोड़ेंगे, पाई बॉन्ड को। कौन से बॉन्ड को, पाई बॉन्ड को। मैंने क्या बताया, सिर्फ पाई बॉन्ड पे लगेगा है, तो ये पाई बॉन्ड को तोड़ेंगे, और पाई बॉन्ड को जब ये तोड़ेंगे, ठीक है, तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन, देखो जब भी बॉन्ड टूटता है तो उसके इलेक्ट्रॉन किसी न किसी एक परमाणु पे जाते हैं, तो मान लीजिए इसके इलेक्ट्रॉन चले गए यहाँ पे, ठीक है, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कुछ ऐसी स्पीशीज बना लेगा, जहां से इलेक्ट्रॉन गए वहां पे आ जाएगा पॉजिटिव, और जहां जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन गए वहां क्या आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। अब इस हाइड्रोजन को इलेक्ट्रॉन चाहिए ना, तो ये हाइड्रोजन कहां अटैक करेगा, इस नेगेटिव के ऊपर अटैक कर देगा, तो ये नेगेटिव के ऊपर अटैक करेगा, तो फाइनली अपन को क्या मिलेगा, यहाँ पे इस कार्बन पे ये हाइड्रोजन जुड़ा रहेगा, और यहाँ क्या आ जाएगा, इसके ऊपर पॉजिटिव। तो इसके अंदर हमने क्या देखा कि जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स गए हैं ना, उसी कार्बन पे बाद में किसने, हमारे रिएजेंट ने या बाहरी अभिकर्मक ने क्या किया है, अटैक किया है। जिस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स गए, उसी कार्बन पे बाहरी जो हमारा अभिकर्मक है ना, जो रिएजेंट है, उसने अटैक किया है, तो इसे हम लोग बोल देंगे धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, EM इफेक्ट। अच्छा, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कैसे कहेंगे? देखो, मान लीजिए एक रिएक्शन हम लोग यहाँ पे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए हमारे पास इसी तरह से वापस से कार्बन कार्बन के बीच में एक डबल बॉन्ड है। अब इस पे अटैक किया मान लीजिए Cn- ने, ठीक है। Cn- क्या है, जिसके पास खुद के इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, यानी कि ये क्या है, नाभिक नहीं है ना, जिसके पास इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसे क्या पसंद है, उसे नाभिक पसंद है, उसको पॉजिटिव चीज पसंद है, ठीक है। तो Cn- को क्या चाहिए, पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए, तो मान लीजिए वापस से डबल बॉन्ड टूटा और ये इलेक्ट्रॉन इस कार्बन पे चले गए, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले कार्बन पे आ जाएगा नेगेटिव और इस पे आ जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। अब देखो Cn- को क्या चाहिए, Cn- को चाहिए पॉजिटिव, तो वो अटैक करेगा इस वाले कार्बन पे, ठीक है। तो फाइनली हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे C, यहाँ पे Cn जुड़ा रहेगा इस कार्बन से, और इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन्स, और ये कुछ इस तरह से यहाँ पे बॉन्ड्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो देखो Cn- ने वहां पे अटैक किया है जहां से इलेक्ट्रॉन चले गए, तो इसे बोलेंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव। क्या कहेंगे इसको, ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहेंगे। धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव क्या, जिस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन जिस कार्बन के ऊपर गए हैं ना, वहां पे अगर रिएजेंट का अटैक होता है तो उसे धनात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव कहते हैं। और जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन गए, ठीक है, डबल बॉन्ड के जिस कार्बन से इलेक्ट्रॉन चले गए, अगर उस कार्बन पर हमारा रिएजेंट या अभिकर्मक अटैक करता है तो इसे क्या कहेंगे हम लोग, इसे हम लोग कहेंगे ऋणात्मक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक प्रभाव, ठीक है। तो हम लोगों को यह भी समझने को मिल गया कि ये किस पे डिपेंड करता है, बाहरी अभिकर्मक पे डिपेंड करता है, बाहरी अभिकर्मक की उपस्थिति में लगता है, और बाहरी अभिकर्मक की जरूरतों को पूरा करने के लिए ये प्रभाव संपन्न होता है, ठीक है। किस पे होता है, डबल बॉन्ड पे या ट्रिपल बॉन्ड पे, यानी कि बहुआबंध के ऊपर ये प्रभाव पाया जाता है, ठीक है। आज के वीडियो में हमने दो प्रभावों के बारे में चर्चा की। आगे हम अनुनाद प्रभाव और मेसोमेरिक प्रभाव के बारे में अगली वीडियो में चर्चा करेंगे। वीडियो आपको कैसी लगी, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।